दृश्य आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में 24 जनवरी 2024 को देश के उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में देश के 75वें गणतंत्र के अवसर पर एक अभियान लॉन्च किया जो 1 वर्ष तक चलाया जाएगा और जिसका नाम होगा हमारा संविधान हमारा सम्मान। ये हमारे देश के संविधान में निहित आदर्शों को, सिद्धांतों को 1 वर्ष तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश भर में प्रचारित प्रसारित करेगा। क्या है ये अभियान और भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसी टॉपिक को हम इन फोकस में चर्चा करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा हमारा संविधान हमारा सम्मान। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा संविधान और हमारा अभियान वास्तव में क्या है और किस तरह के कार्यक्रम इसमें अपनाए जाएंगे। इसके बाद हम अपने संविधान की, भारतीय संविधान की अद्वितीय अनोखी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। फिर इन अनोखी विशेषताओं से भिन्न अन्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान जैसे खंडों से जुड़ता है। हम आगे बढ़ें इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारे सभी कार्यक्रम से जुड़ सकें और उनका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो ये अभियान 1 वर्ष तक चलने वाला अभियान हमारे देश के उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान। ये क्या है? दरअसल इस अभियान का उद्देश्य है संविधान में निहित सिद्धांतों और उनके आदर्शों के प्रति एक सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और इनका प्रचार करना। हमारे देश के संविधान में जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो मूलभूत आदर्श हैं, ताकि सभी देश के लोग अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और ठीक तरह से देश में संविधान के सभी उद्देश्यों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसके अंतर्गत कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। जैसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जाएगा सबको न्याय हर घर न्याय। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि कॉमन सर्विस सेंटर, हमारे देश के जितने भी सामान्य सेवा केंद्रों के जो ग्रामीण स्तरीय उद्यम हैं उनके माध्यम से ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा और विभिन्न तरह के जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक हैं, उनमें अलग अलग तरह के कानूनी संबंधी जागरूकता को फैलाने के लिए जो न्यायिक सहायक हैं, जो न्याय सहायक हैं, उनका भी उपयोग किया जाएगा। साथ ही कानूनी सेवाओं के बारे में और कानूनी सेवाओं से संबंधित अलग अलग तरह की जागरूकता फैलाने के लिए न्याय सेवा मेला भी लगाए जाएंगे अलग अलग राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, ताकि कानूनी सेवाओं से संबंधित जो नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली, उनके बारे में जागरूकता समाज में बढ़ाई जा सके। इसके अंतर्गत एक और कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, नव भारत नव संकल्प। ये क्या है? इसके माध्यम से जनता को पंच प्रण के संकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा पंच प्रण के लिए। पंच प्रण क्या है? ये पंच प्रण वही है जो देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से अभिव्यक्त किए थे। ये क्या है? जैसे पंच प्रण का मतलब है कि विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के प्रत्येक नागरिक को चलना है। साथ ही गुलामी की जो मानसिकता है, उस गुलामी की मानसिकता को, उसकी बेड़ियों को बिल्कुल तोड़ डालना है। अपनी परंपराओं के प्रति गौरवान्वित होना है, उसके प्रति गौरव रखना है। देश की एकता और अखंडता के लिए पूरे संपूर्ण भाव से कार्य करना है, अंतिम समय तक कार्य करना है। और देश की एकता और अखंडता के अलावा हर नागरिक के मन में एक कर्तव्य का भाव विकसित करने। तो ये 5 प्रण है। विकसित भारत का सपना, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ डालना, परंपराओं पर गर्व करना, एकता और अखंडता के लिए काम करना और हर देश के हर नागरिक में कर्तव्य की भावना को विकसित करना। तो इसके अंतर्गत भी ये अभियान चलाया जाएगा। एक और कार्यक्रम इसके अंतर्गत अपनाया जाएगा, वो है विधि जागृति अभियान। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि प्रो बोनो क्लब योजना के तहत जितने भी हमारे देश में लॉ कॉलेज द्वारा गोद लिए गए गांव हैं, उनमें पंच प्रण के संदेश को ले जाने के लिए छात्रों को शामिल किया जाएगा, ताकि छात्रों को गांव से जोड़ा जा सके और इन गांव में पंच प्रण के पूरे उद्देश्य को स्थापित किया जा सके, उसको ले जाया जा सके, उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। इसी तरह से एक एकीकृत
कानूनी इंटरफेस की भी शुरुआत की गई है जिसका नाम है न्याय सेतु। जिस तरह से हमारे यहाँ यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती हैं पेमेंट से संबंधित, उसी तरह से कानूनी सेवाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक एकीकृत कानूनी इंटरफेस की शुरुआत की गई है जिसका नाम है न्याय सेतु। ये कानूनी जानकारी, कानूनी सलाह और सहायता के लिए अंतिम नागरिक को कानूनी सेवाओं से जोड़ने में मदद करेगा। तो इसके कुछ मूलभूत उद्देश्य हैं हमारे संविधान और हमारे सम्मान के। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारे देश के संविधान के मूलभूत विशेषताएं क्या थी, जिन विशेषताओं को, जिन आदर्शों को उतारने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। जैसे हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना ही कहती है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारा संविधान और हमारा सम्मान कार्यक्रम में, हमारे अभियान में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है ताकि अंतिम नागरिक तक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। इसी तरह की हमारे देश के संविधान की कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम इन्हें यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। जैसे एक महत्वपूर्ण विशेषता, एक अनोखी विशेषता है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनाया गया है। हालांकि भारतीय संविधान जिसका निर्माण 1946 से 1949 के दौरान संविधान सभा द्वारा किया गया, इस संविधान सभा का निर्माण प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। लेकिन उन प्रांतीय विधानसभाओं में जो सदस्य थे वो मुख्यतः भारतीय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिए भारतीय संविधान के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान वस्तुतः भारतीय जनता के वास्तविक आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है और भारतीय जनता द्वारा निर्मित किया गया है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संविधान की यह है कि इस पर विभिन्न संविधानों का प्रभाव है। विभिन्न संविधानों का प्रभाव, जैसे ब्रिटेन का प्रभाव है। भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है उस पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव है। उसी तरह से हमारे देश के जो मौलिक अधिकार है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका तंत्र है, उस पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। हमारे देश में जो आपातकालीन प्रावधान है उस पर जर्मनी का प्रभाव है। यानी संविधान के अलग अलग प्रावधानों पर संविधान, दुनिया के अलग अलग संविधानों का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण विशेषता है जनता की संप्रभुता। यानी संप्रभु कौन है? हमारे संप्रभुता का मतलब क्या है कि कोई भी शक्ति किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता संप्रभु है तो इसका मतलब है कि वो किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। तो देश के संविधान का निर्माण किसने किया? जनता ने। और जनता अपने द्वारा निर्वाचित सदस्यों को संसद में भेजती है, जो एक कार्यपालिका का निर्माण करके अलग अलग तरह से निर्णय लेते हैं। और ये कार्यपालिका सामूहिक रूप से जनता द्वारा भेजे गए लोकसभा के सदस्यों के प्रति जिम्मेदार होती है, उनके प्रति उत्तरदायी होती है। और इसलिए माना जाता है कि जनता में ही संप्रभुता निहित है। ये भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान भारत में गणराज्य की व्यवस्था करता है। गणराज्य की व्यवस्था का मतलब क्या है कि भारत का जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो हमारे राज्य प्रमुख है, हमारा नेशन स्टेट का जो प्रमुख है जैसे राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होगा। वो आनुवंशिक आधार पर, वंश के आधार पर नहीं चलेगा, बल्कि उसको निर्वाचित किया जाएगा। इसी तरह से भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है पंथ निरपेक्षता। भारत में सभी धर्मों के प्रति समान भाव और किसी भी धर्म के प्रति विशेष दृष्टिकोण का अभाव ये सुनिश्चित किया गया है। इसी तरह से भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक शामिल किए गए हैं। और उसमें स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी तरह से 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नागरिकों के भी कर्तव्यों को सुनिश्चित किया गया है। हमारे देश का संविधान बनने से पहले जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की जनता से कुछ वादे किए थे कि इनको स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद ये सभी वादे पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो देश के संविधान निर्माताओं को, देश के नीति निर्माताओं को ये लगा कि हमारे पास देश की सारी जनता के सभी सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। इसलिए कुछ लक्ष्यों को
नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, ताकि समय के साथ राज्य की जिम्मेदारी भी बनाई जा सके और राज्य पर इतना दबाव भी न डाला जा सके कि संसाधन न होने पर उसको कुछ अव्यवहारिक कदम उठाने पड़े। इसीलिए संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, जिसमें अलग अलग तरह के सामाजिक आर्थिक विकास के तरीके अपनाए गए। इसी तरह की एक महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत हमारे देश की संसद को, हमारे देश की कार्यपालिका के निर्णयों को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत यानी कोर्ट द्वारा उन निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है, इसके अंतर्गत रखा गया, ताकि संसद और हमारे देश की कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। इसी तरह से हमारे देश में पूर्ण वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। आप जानते हैं कि भारत में इससे पहले कभी भी पूर्ण वयस्क मताधिकार को स्वीकार नहीं किया गया था। इवन 1935 के अधिनियम में भारत में सबसे ज्यादा मताधिकार प्रदान किया गया, लेकिन तब भी भारत की जनता के जो टोटल वोट करने लायक लोग थे वो केवल 14% के आसपास ही थे। इसलिए पूर्ण वयस्क मताधिकार प्रदान करना हमारे देश के संविधान का एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम माना जाता है। हमारे देश के संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं संविधान में जिनके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है, और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे किसी राज्य के नाम में या उसकी सीमा में परिवर्तन करना। लेकिन कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनके लिए न केवल संसद के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सामान्य तौर से पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि आधे राज्यों या आधे से अधिक राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए खासतौर से जो संशोधन संघीय व्यवस्था से संबंधित हो, इसलिए हमारे देश के संविधान में नम्यता और अनम्यता दोनों की तत्व देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यही है कि कुछ परिवर्तन संविधान में सामान्य संशोधन से किए जा सकते हैं और कुछ संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं, जो प्रक्रिया आर्टिकल 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अपनाई जाती है। ये कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं, कुछ एक सामान्य विशेषताएं हैं। सामान्य विशेषताएं किस तरह की हैं? जैसे भारतीय संविधान बहुत विस्तृत है। आप जानते हैं कि जब देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां बाद में बढ़कर के 12 हो गई। तो अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत प्रकार का संविधान है। इसी तरह से हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब यह है कि देश की संसद में जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति भेजे जाएंगे जो कार्यपालिका पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेंगे, और ये व्यवस्था ब्रिटिश शासन व्यवस्था से अपनाई गई है। तो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, साथ ही संघीय राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय राज्य व्यवस्था में क्या होता है कि 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, एक संघ के स्तर पर सरकार होती है और फिर राज्यों के स्तर पर सरकारें होती हैं, और इनमें शक्तियों का बंटवारा होता है, और ये शक्तियों का बंटवारा एक लिखित संविधान के आधार पर होता है। और अगर इनमें किसी भी तरह की समस्या होती है तो उस समस्या को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है संघीय राज्य व्यवस्था की जो भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनाई गई है। इसी तरह से भारतीय संविधान में कुछ समाज के पिछड़े वर्गों के स्तर को, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सकारात्मक कार्यों की, यानी शैक्षणिक व्यवस्था में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है, जिसको हम सकारात्मक कार्यों के नाम से जानते हैं। यह भी भारतीय संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी के साथ भारतीय संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान भी किए गए हैं ताकि आपातकालीन स्थितियों से निपटने में आसानी हो। यह आपातकालीन प्रावधान जैसे 352 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसी तरह से 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर वहां राष्ट्रपति द्वारा शासन अपने हाथ में लिया जा सकता है केंद्र सरकार की सिफारिशों पर, और इसी प्रकार से 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अगर देश की या देश के किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ती है। तो ये कुछ सामान्य विशेषताएं थी, कुछ अद्वितीय विशेषताएं भारतीय संविधान की थी और कुछ अन्य विशेषताएं थी जो भारतीय संविधान को अपने आप में बेहद अनोखा बनाती है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता है? आपके ऑप्शंस हैं लिखित संविधान, अलिखित संविधान, न्यायिक समीक्षा। डी ऑप्शन है, ए और सी दोनों। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप पा सकें।
फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।